जीत हासिल होगी, उसे समझने के लिए आपको कुछ घटनाक्रमों पर निगाह डालना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह हैं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, और आज की जो बड़ी खबर है सियासी, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 1 नहीं, 2 नहीं, 30 नहीं, 38 नहीं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। जी हां, 100 सीटों पर। दोस्तों, एक ऐसे वक्त जहां 40 सीटों पर उम्मीदवार देने में राजनीतिक दल के पसीने निकल जाते हैं और उन्हें यह नहीं समझ आता कि भाई हम पैसा कहां से लाएं, असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पर पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मगर मैं आपको बताता हूं उन 38 सीटों की वजह से क्या हुआ था। उस वजह से, क्योंकि मैं उस वक्त जमीन पर था, मैं नहीं भूला हूं कि एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता थे वो मोटरसाइकिल्स पर घूमते थे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे, और फिर इन्हीं नारों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के अंदर हिंदू मुस्लिम का तड़का डाला, और नतीजा आपके सामने। 325 सीटें, छप्पर फाड़ 325 सीटें। मगर आप ये कहेंगे कि अभिसार, आपके पास क्या प्रमाण है कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं? सही कहा आपने, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मेरे पास इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी और अमित शाह के बीच में कोई गुप्त डील हुई है, नहीं। मगर मैं आपका ध्यान कुछ घटनाक्रमों की तरफ खींचना चाहूंगा। सबसे पहले, यह शख्स, नाजिम नाम है इसका, असदुद्दीन ओवैसी की खास, अलीगढ़ में एआईएमआईएम का नेता। इसकी वजह से इस इलाके में जो है, नूरपुर में तनाव पैदा हो गया हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने 2 दलितों की बारातों को जाने से रोक दिया मस्जिद के सामने से। इसने एक भड़काऊ बयान दिया, और बयान क्या था कि मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, सामने से बारात नहीं जाएगी। जी हां, और इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने इससे मुद्दा बनाया। अब भी असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर खामोश हैं। कितना शर्मनाक बयान है दोस्तों। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि जिन लोगों ने इसे मुद्दा बनाया, यानी कि जिन उग्र हिंदुओं ने या हिंदुत्ववादी संगठनों ने, मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जब ठाकुर या ब्राह्मण दलितों की बारात रोकते हैं, तब तुम्हारा हिंदू खून नहीं खौलता? मगर एक ऐसा नेता, नाजिम अली, जिसकी राजनीतिक तौर पर कोई पकड़ नहीं है इस इलाके में, यह शख्स खुलेआम इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह बयान आखिर किसकी मदद कर रही है? किस पॉलिटिकल पार्टी की मदद करेगी अगर हिंदू मुस्लिम की सियासत होगी? अब आप कल्पना कीजिए, 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 मुसलमानों को टिकट देते हैं, और समानांतर तौर पर मायावती अगर 100 मुसलमानों और 100 यादवों को टिकट देती है, तो इसमें फायदा और नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिल जाएगा हिंदू मुस्लिम सियासत करने का, और फिर पूरा चुनाव किस दिशा में जाएगा वो आप जानते हैं। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं दोस्तों, जिससे पता चल जाएगा कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर वो अखबार दोस्तों जिसने कोरोना के वक्त कुछ बेहतरीन रिपोर्टिंग की थी, और मेरे दिल में इस अखबार के लिए बहुत इज्जत है। मगर इस पूरे पहले पन्ने पर आप देखिए कौन सी खबर छाई हुई है। धर्म का कारोबार बेनकाब, उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का खुलासा। एटीएस ने की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। शादी, पैसे और नौकरी का लालच देकर बनाते थे मुसलमान, पाकिस्तान से हो रही थी फंडिंग। पूरा पहला पन्ना, एक नहीं, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 कॉलम इस पर हैं। और यही नहीं दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो उत्तर प्रदेश में लाया जाने वाला है, और उस पर बहस आप देख सकते हैं जी न्यूज किस तरह से करा रहा था। मैंने कल ही आपको बताया था कि तमाम एंकर्स एक सी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे, और कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि अरे समाजवादी पार्टी, आपने तो चंदा नहीं दिया राम मंदिर में, फिर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जबकि आज की तारीख में राम मंदिर ट्रस्ट में जो विवाद चल रहा है, उसमें सवाल कोई और नहीं बल्कि संत भी उठा रहे हैं। यह मुद्दा हमारी आस्था का है। यह मुद्दा इस बात का है कि राम मंदिर ट्रस्ट में करोड़ों की तादाद में लोगों ने अपना पैसा दिया, और अब वो पैसा कहां जा रहा है, किन लोगों से संपत्ति खरीदी जा रही है, इस तमाम चीज को लेकर जो है एक अंधकारमय स्थिति है। मगर
न्यूज चैनल्स किस तरह की सियासत कर रहे हैं वो समझ आ रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं दैनिक भास्कर की खबर। जब दैनिक भास्कर जैसा अखबार अपने पहले पन्ने पर ऐसी खबर को जगह देगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े अखबारों, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के जरिए किस तरह का खेला होने वाला है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि बेशक ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 या 6 सीटें जीती, मगर इनकी मौजूदगी से कम 15 सीटों का नुकसान तेजस्वी यादव को सीमांचल इलाके में हुआ। 15 सीट का मायने समझते हैं आप? अगर ये सीटें तेजस्वी को मिल जाती तो शायद आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री होते। और मैं जानता हूं आप पलट के मुझसे क्या कहेंगे, क्या ओवैसी को सियासत करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। उल्टा मैंने अपने एक शो में कहा था कि आत्ममंथन करना पड़ेगा कांग्रेस और तेजस्वी यादव को कि आखिर वहां का जो मुसलमान है, मुस्लिम बाहुल इलाके का जो मुसलमान है, वो ओवैसी में विश्वास क्यों जतला रहा है? क्योंकि वो जानता है कि ओवैसी तो सरकार बनाने नहीं वाले हैं, फिर भी वो उन्हें क्यों वोट दे रहा है। मगर यहां मुद्दा कुछ और ही है दोस्तों। मुद्दा यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि ओवैसी के इस प्रवेश से, और अगर आने वाले दिनों में उनकी सियासत उग्र होती है, उनके नेताओं के भड़काऊ बयान होते हैं, तो फिर माहौल कितना गंदा हो जाएगा राजनीतिक तौर पर, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से मीडिया लगातार तड़का डाल रहा है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर भी ओवैसी ने प्रवेश करने की कोशिश की थी, मगर ममता बनर्जी ने उनके प्रवेश से पहले ही उनके जो पार्टी के दिग्गज नेता थे उन्हें टीएमसी में शामिल कर लिया। तो ओवैसी का मुकाबला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे दिग्गज राजनेता के साथ था। अब सवाल यहां पर यह है कि ओवैसी 100 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे, मगर क्या वो अखिलेश के मोर्चे में शामिल होंगे या मायावती के मोर्चे में शामिल होंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न जिसका मैंने इशारा कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, चुनाव लड़ना कोई बहुत आसान बात नहीं है। एक एक सीट के लिए लाखों रुपए लगते हैं। अब क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टी जिसका जनाधार हैदराबाद में है, कुछ हद तक महाराष्ट्र में है, कुछ हद तक बिहार में है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? क्योंकि यह सवाल मैं बीजेपी के लिए भी उठाता रहा हूं, तो क्या यह सवाल ओवैसी के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए? और उससे भी बड़ा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीतिक दलों को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, यानी कि गुप्त चुनावी चंदे का एक पुरस्कार दिया था। जब स्वर्गीय अरुण जेटली जो हैं अपने बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रावधान लेके आए थे, जिसमें आप गुप्त चंदा दे सकते हैं राजनीतिक दलों को, तो आप और हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को दरअसल राजनीतिक चंदा कहां से मिला है। खैर, जैसे मैंने कहा, एक लोकतंत्र के अंदर हर शख्स को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वही अधिकार असदुद्दीन ओवैसी को भी है। मगर आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। यकीनन ओवैसी की मौजूदगी से किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को ही फायदा होने वाला है, और इसका प्रमाण हमने कहां देखा था? हैदराबाद के स्थानीय चुनावों में। जी हां, हैदराबाद के स्थानीय चुनाव थे और आप जानते हैं बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, और उस पूरे चुनाव में उन्होंने लगातार ओवैसी को ही टारगेट किया था, और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी जो है वो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी थी। यानी कि ओवैसी का इस्तेमाल जो है वो किया गया था राजनीतिक जीत के लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।